हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कल मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस प्राप्त हुए व्हाट्सएप पे और काफ़ी सारे जानने वालों के कॉल भी आए। सलामती पूछ रहे थे सब। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, देहरादून में क्लाउड बर्स्ट और बहुत तबाही हुई है। तो दोस्तों, आपको हम बताएं कि देहरादून शहर से आउटर के जितने एरियाज हैं उनमें ये सब हुआ है। कनेक्टिविटी टूट गई है। देहरादून से हर किसी को हरिद्वार जाना है, बीच का हाईवे बह गया है और ऋषिकेश होते हुए अभी हरिद्वार जाना पड़ रहा है। इसी तरह से जो देहरादून से चंडीगढ़ हाईवे जाता है वो बीच से पुल ही टूट गया है, मेन जो पुल है, और कनेक्टिविटी वहाँ से भी खत्म हो चुकी है। ऑल्टरनेट रास्ते से आना पड़ रहा है। देहरादून से मसूरी के बीच में जो रास्ता है वो भी टूट चुका है और मसूरी में जो टूरिस्ट थे वो सारे वहाँ पे फंसे हुए हैं। 3,000 करीबन टूरिस्ट बताए जा रहे हैं। और जहाँ हमारा घर पड़ता है वहाँ से 8-9 किलोमीटर आगे क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई है, जिसमें काफ़ी सारे होटल बह गए हैं और कुछ लोग भी लापता हैं। काफ़ी सारी तबाही हुई है, जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन सिटी के अंदर अब तक भी सब कुछ सेफ है, कुछ ऐसी बात नहीं है। ट्रैफिक चल रहा है, जनजीवन सामान्य है। कल थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। कल इसी वजह से पूरे दिन लाइट नहीं थी, नेट नहीं था, कुछ नहीं था, पूरा अंधेरा रहा। रात के समय अंधेरा होने के बाद जो है लाइट दोबारा से बहाल हो पाई। तो इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं। इसके पीछे हम ही बहुत हद तक कारण होते हैं। कई बार हम लोग छेड़छाड़ करते हैं एनवायरनमेंट से, इसीलिए फिर जब प्रकृति बदला लेती है तो कुछ ऐसा ही होता है। खैर चलिए, फिलहाल के लिए मैं आप सभी व्यूअर्स को इतना ही कहूंगा कि यदि आप सब लोगों ने कोई टूरिज्म के प्लान बना रखे हैं इस समय देहरादून, मसूरी या किसी और हिल स्टेशन के, तो प्लीज अवॉइड करें जब तक पूरे तरीके से बरसातें खत्म नहीं हो जाती है। जिंदगी रही तो हमेशा घूम सकते हैं, ऐसे में कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। आपको मैं बताऊं, संडे को मैं जिस पुल से गाड़ी लेकर के आया था सेम वही पुल गिरा है। जिस दिन मैं संडे को आया उस दिन वहां बहुत ट्रैफिक था। केवल पुल को पार करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मेन हाईवे NH-72 पे वो पुल था। और कल जब मैंने वीडियो देखा मेरे होश उड़ गए, पूरा का पूरा पुल गिरा पड़ा था। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंटेनेंस केस पे है और एक लेटेस्ट जजमेंट है जो अभी कुछ ही दिन पहले 12 सितंबर 2025 को आया है। दोस्तों, एक ऐसा जजमेंट जिसे जानने के बाद कह सकते हैं आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां आप देखते हैं मेंटेनेंस केसेज में। यहां एक ऐसी परिस्थिति है जो शायद आपने नहीं सुनी होगी पहले, और मेरे लिए भी थोड़ी सी सरप्राइजिंग है। इस मामले की गहराई में हम नहीं जाएंगे कि पति पत्नी के बीच में क्या डिस्प्यूट था। मेन जो इसका लॉ पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे। दोस्तों, 2012 में मैरिज हुई, उसके बाद कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए। 125 CRPC पत्नी ने फाइल किया, 10,000 रुपए देने की गुजारिश करी, और पत्नी की तरफ से DV एक्ट का केस भी था, 498A का केस भी था। ये सब चीजें चल रही थी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 125 CRPC की। 125 CRPC में पत्नी ने जो एंट्री मेंटेनेंस मांगा था, फैमिली कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब खारिज करने के फैमिली कोर्ट के अपने कुछ तर्क थे। उनका यह कहना था कि 2014 से जो पति है वो बेरोजगार है, पत्नी नौकरी कर रही है, रिकॉर्ड पे है, उसकी अपनी सैलरी आय अर्जित कर रही है। तो ऐसे में जितना वो आय अर्जित कर रही है उतने में ही उसे अपना काम चलाना चाहिए। एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, उसे अगर हम फिर आदेश कर दें कि और पैसे दो, तो इससे किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। तो ये सब तर्क थे फैमिली कोर्ट के, और इस मामले में पत्नी का जो मेंटेनेंस था, भरण पोषण था, उसको खारिज कर दिया गया। अंतरिम भरण पोषण उसको नहीं दिया गया। अब इसी के अगेंस्ट जो पत्नी थी वो हाईकोर्ट में आई थी। हाईकोर्ट ने पूरे मामले का विश्लेषण करना था। यहां पर जो पति था उसका यह तर्क था, पत्नी पढ़ी लिखी है, कामकाजी है, मोटी तनख्वाह पाती है और वो बेरोजगार है। 2014 से उसके पास कोई भी काम नहीं है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। और पत्नी का तर्क ये था कि जो नौकरी से उसे निकाला गया वो उसकी खुद की वजहों की वजह से निकाला गया, खुद की अनियमितता की वजह से निकाला गया है। और पत्नी की जो आय है 12,000 रुपए, केवल उसके आधार पर उसे भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी इसकी समरी देखें अगर आप मामले की, तो यह है कि पत्नी की इनकम रिकॉर्ड पे है और पति की इनकम नहीं है। फैमिली कोर्ट ने यहाँ पे 125 CRPC की जो व्याख्या होती है कि ऐसी पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसके लिए प्रोविजन है, उसको भी बताया था। अब जब ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में आया, कोर्ट ने इस पे किस प्रकार से चीजों को देखा और क्या निर्णय दिया, उस पर हम विचार करते हैं। किन बिंदुओं को देखा? सबसे पहले हाईकोर्ट ने बोला कि फैमिली कोर्ट ने मामले की गलत व्याख्या की है। अगर पति की जिरह देखें तो पति ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उसके परिवार का आर्थिक स्तर पत्नी के परिवार के आर्थिक स्तर से बेहतर है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पति जो बेरोजगार, वो जानबूझकर बेरोजगार हुआ है और इसे ढाल की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि जो पत्नी है उसको पति के इक्वली जीवन स्तर का राइट होता है। और इस धारणा को देखते हुए जो 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए में आज के समय पे कुछ भी नहीं होता। फैमिली कोर्ट का जो आदेश है वो पूरी तरह से काल्पनिक था और विकृत भी था। और हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया और पति को 4,000 रुपए प्रति माह पत्नी को देने के लिए कहा। यानी इस मामले में आप ये कह लीजिए, पति की है जीरो इनकम जो रिकॉर्ड पे है, पत्नी की जो इनकम है वो है 12,000 रुपए प्रति माह, नौकरी करती है, ये स्पष्ट है। केवल जिरे में इतना आना कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति उनके परिवार की आर्थिक स्थिति से ज्यादा बेहतर है, एक जनरल वे में, और परिवार की, अपनी नहीं, परिवार की स्थिति का बात हुआ है, तो हाईकोर्ट ने इसको यहां पे ऐसे ले लिया। अब जिस व्यक्ति पे अगर एक्चुअल में अर्निंग नहीं है वो 4,000 रुपए उसको भी दे, 12,000 रुपए उसकी खुद की भी अर्निंग है, 16,000 रुपए हो गया, और खुद चाहे वो कहीं से भी मैनेज करके दे 4,000 रुपए, और
इसका बकाया भी था, एरियर भी था, एरियर के लिए भी टाइम फिक्स कर दिया कि इतना टाइम में एरियर का भी भुगतान करो। तो अब मोटा मोटा तो देखने पर यही लगता है कि भैया अगर पत्नी की इनकम है और वो अपना भरण पोषण करने में समर्थ है, और ऐसा भी नहीं है कि पति की अर्निंग बहुत ज्यादा थी कि जीवन स्तर को मेंटेन करना था। पति की अर्निंग कुछ थी नहीं, 2014 से उसके पास कोई जॉब नहीं थी, रिकॉर्ड पे कोई अर्निंग नहीं है। इन माय ओपिनियन तो ये था कि भाई 12,000 रुपये पत्नी की इनकम है, ठीक है, पति की इनकम नहीं है तो इक्वल पे रखते, न्यूट्रल रखते, और मेंटेनेंस उसका नहीं बनना चाहिए था। मेरी भी वही ओपिनियन है जो कि फैमिली कोर्ट की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसकी व्याख्या अलग तरीके से करी और 4,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण लगा दिया गया। अब इस मामले से हमको ये सीखने को मिलता है कि कई बार होता है जो हस्बैंड होते हैं ना, वो जानबूझ करके अपने आप को बेरोजगार दिखाते हैं, या पहले वो अच्छा काम कर रहे होते हैं और मेंटेनेंस का मामला आते ही अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पे उनके पहले का काम होता है। अब कई बार तो ऐसा होता है आज मेंटेनेंस का केस चल रहा है, 1 साल पहले नौकरी छोड़ी है। तो इन सब चीजों से आपको कोई खास फायदे नहीं मिलते जब तक कि जेन्युइनली आपके पास नौकरी ना हो। और कई बार तो जेन्युइनली अगर नौकरी नहीं होती तब भी कोर्ट कह देता है कि भैया आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपको पैसा देना पड़ेगा। यानी गलत परिकल्पनाएं हमें अपने मन में नहीं बनानी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को अगर इस मामले को पूरा जानना है तो इस मामले का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।